ठीक है, तो एक ना क्विक रिफ्रेशर ले लेते हैं सारे ऊप्स कॉन्सेप्ट्स का। इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं हर एक कॉन्सेप्ट को जाके समझाऊंगी, इट इज़ लाइक एन रिविजन। आई एम अज्यूमिंग आपको बेसिक ऊप्स कॉन्सेप्ट्स पहले से पता होंगे या फिर आपको बेसिक आइडिया होगा। इसमें आप बस एक फटाफट से क्विक गो थ्रू करोगे ताकि इससे पहले हम सारे प्रोजेक्ट्स पिक करें, आपको इन सबका आइडिया हो। तो हम ये सारे इसमें कवर करेंगे, सारे के सारे अपने कॉन्सेप्ट्स, जिसमें जो मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज योर क्लास। अब क्लास होती है, क्लास ना कुछ नहीं होता, वो ना इट इज लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि सपोज करो कि मेरे को एक टिकटिंग प्लेटफॉर्म बनाना है, ठीक है, तो उसमें यूजर्स आएंगे एंड यूजर्स लॉग इन करेंगे। हर यूजर का अपना नेम होगा, उनकी एज होगी, उनके और भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज होंगी। तो मैंने क्या करा कि अब मेरे को अगर मान लो मेरे 100 यूजर है, मुझे सबका डेटा तो अपने पास सेव करना होगा, राइट। और सबके कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, उनके कुछ सिमिलर मेथड्स होंगे, मतलब वो कुछ सर्टेन एक्शन परफॉर्म कर सकते होंगे। तो हर चीज को हर एक यूजर के लिए अलग मेंटेन करने के लिए जगह ना इट इज कि आप एक क्लास बना लो। वो क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट है कि मेरा ना ये यूजर एक दिखेगा कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्लास बनाई यूजर, जिसके पास एक नेम है, वो एक एज है, उसके पास एक एज है, और वो लॉगिन कर सकता है। तो ये तो दोनों हो गई आपकी प्रॉपर्टीज, और ये हो गया आपका मेथड, करेक्ट। अब ये क्या है, ये ना एक ब्लूप्रिंट हो गया। क्या मेरा ना कोई भी सिस्टम में यूजर आएगा ना, तो उसकी ये सर्टेन प्रॉपर्टीज होनी रिक्वायर्ड है, और वो यूजर एक सर्टेन एक्टिविटी या कोई एक मेथड परफॉर्म कर सकता है। तो वो क्या बोलेंगे हम क्लास को, क्लास क्यों होती है हमारे पास, ताकि वी कैन डिफाइन स्ट्रक्चर वंस एंड क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विदाउट डुप्लीकेटिंग द कोड। क्योंकि जब सारे यूजर के पास सेम प्रॉपर्टीज या फिर सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड सिमिलर मेथड्स है, तो आप एक ब्लूप्रिंट एक बना सकते हो। अब जो मेरी एक क्लास होती है ना, वो डिफाइन करती है मेरे एक ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसे, ना कि ऑब्जेक्ट इन इटसेल्फ। तो ये मेरा प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहा है ना कि उस यूजर की प्रॉपर्टीज क्या होगी, लेकिन वो हर एक इंडिविजुअल को तो नहीं बना रहा है ना, वो आपका एक ऑब्जेक्ट होगा। अभी हम नीचे देखेंगे ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे हम इस यूजर का। एंड इसकी बेनिफिट्स क्या है, रियूजेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंटेनेबिलिटी। रियूजेबिलिटी कैसे, मुझे हर एक यूजर के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ रहा है। सिंस मेरे को अलग से नहीं करना पड़ रहा है, तो मेंटेन करना कोड को आसान है और बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है आपका कोड, एंड आपका सारा लॉजिक भी बहुत ऑर्गेनाइज्ड एंड मेंटेनेबल हो जाता है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट क्या, जैसे मैंने अब यहाँ पे यूजर बनाया था ना, करेक्ट। यहाँ पर देखो मैंने उसका एक इंस्टेंस बनाया है। इंस्टेंस क्या है, यूजर वन। तो मैंने क्या बोला, मुझे एक यूजर क्रिएट करना है, यूजर वन, यूजर टू। अब हो सकता है इस यूजर का नाम हो रॉन, इसकी एज हो 10, और हो सकता है इस यूजर का नाम हो जॉन, इसकी एज हो 28। तो अब ये मेरे ना रियल लाइफ इंस्टेंसेस हो गए, रियल लाइफ से आप इस चीज को सीधा सीधा कनेक्ट कर सकते हो कि यार ये मेरा एक यूजर है जो कि है रॉन, ये मेरा यूजर है जो कि है जॉन। तो ऑब्जेक्ट क्या है, आपका एक रन टाइम इंस्टेंस ऑफ अ क्लास है। एंड क्लासेस जो होते हैं ना, वो ना एक्चुअल डेटा नहीं शेयर करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट्स के पास एक्चुअल डेटा होता है। जैसे कि इधर जो मेरा क्लास है, इसके पास सिर्फ प्रॉपर्टीज थी ना, उसको पता था कि ठीक है यार उसके पास नाम होगा, एज होगा सर्टेन, वो मेथड परफॉर्म कर सकता है। लेकिन इसके पास एक्चुअल डेटा है कि यार मेरे पास एक रॉन है जिसकी एज 10 है, और मेरे पास एक जॉन है जिसकी एज 28 है। तो ये ऐसे आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब एक और चीज क्या है कि एक क्लास के ना आप मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता आप कितने क्रिएट कर सकते हो, कितने नहीं कर सकते हो, बिकॉज दैट इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट। आप उस ब्लूप्रिंट को यूज करके कितने भी इंस्टेंसेस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। ये था आपका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या बोलता है, अब जैसे देखो मैंने क्लास बनाई ना, क्लास के मल्टीपल मेरे मेथड्स भी हो सकते हैं। ऐसे सपोज करते हैं, इसको ना एक एग्जांपल से बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे ना मैंने क्लास बनाई बैंक अकाउंट, ठीक है। अब बैंक अकाउंट के पास क्या क्या होता है, उसके पास एक बैलेंस है, उसको मैं बैंक अकाउंट में कुछ डिटेल्स पैसे डिपॉजिट कर सकती हूँ, या फिर मैं उसका देख सकती हूँ बैलेंस क्या है। अब ऐसे सोचो, अगर ये मेरा बैलेंस जो है ना, अगर मान लो ना, अब ऐसे सोचते हैं कि ना मेरा एक यूजर है, उस यूजर का बैंक अकाउंट होगा ना, तो मेरे पास कहीं एक हमारे पास वो भी होगा मेंटेन लिस्ट कि किस यूजर का कौन सा बैंक अकाउंट है। तो अगर मान लो ना मैं डायरेक्टली बैंक अकाउंट का हर एक इंफॉर्मेशन सबको अगर मैं एक्सेसिबल कर दूंगी ना, तो कोई भी आके बैलेंस चेंज कर सकता है, राइट। बट मुझे वो चीज़ नहीं करनी। मेरे को क्या चाहिए कि मेरा यूजर अकाउंट का जो बैलेंस है ना,
वो सर्टेन लोग ही चेंज कर पाए। जैसे मेरा कोई बैंक का जो एम्प्लॉय है, जो कि ट्रस्टेड एम्प्लॉय है, जो कि जिसका ये काम है, सिर्फ वही कर पाए। तो मैंने क्या करा, मैंने ना डायरेक्टली ना बैलेंस को तो बना दिया प्राइवेट, ठीक है। मैंने क्या बोला, डिपॉजिट इज मेरा पब्लिक, कि डिपॉजिट इसमें कोई भी आके कर सकता है, एंड ना कोई भी आके इसका बैलेंस देख सकता है, लेकिन ना वो बैलेंस के अंदर कुछ और चेंज नहीं कर सकता रैंडमली। क्योंकि अब क्या है, जो मेरे मेथड्स है ना, इनमें तो मैं वैलिडेशंस वगैरह लगा सकती हूँ, इनमें मैं डेटा प्रोटेक्शन के लिए देख सकती हूँ ना, कि मैं कैसे अपने डेटा को प्रोटेक्टेड रखूँ। जैसे अगर मान लो मेरे को है कि ना 100 रुपए से आपको ऊपर ही डिपॉजिट करना पड़ेगा, आप 100 रुपए से कम में एक बार में आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, तो मैं सारे वैलिडेशंस लगा सकती हूँ। मैं वैलिडेशन लगा सकती हूँ कि यार जो यूजर आके मेरा डेटा चेंज कर रहा है ना, क्या वो यूजर वैलिड है, मैं वो सब मतलब हम मल्टीपल चीजें इसमें कर सकते हैं ना। तो इस चीज को ना बोलते हैं इनकैप्सुलेशन, कि कैसे ना आप हर चीज का ना एक्सेस कंट्रोल कर सकते हो। जैसे इस बैलेंस का जो है ना एक्सेस, दैट इज योर प्राइवेट। अभी ना इसमें सारे एक्सेस स्पेसिफायर्स भी देखेंगे। हमारे पास 4 तरीके के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, कि कौन से एक्सेस स्पेसिफायर सर्टेन प्रॉपर्टी को या उस मेथड को कहाँ कहाँ एक्सेसिबल होने देता है, एक बार वो भी देखेंगे। तो हम क्यों यूज करते हैं इनकैप्सुलेशन, so that we can prevent invalid modification and protect your object state, correct। and second, हम encapsulation होता है क्या है, कि building data and methods while restricting direct access, basically security मेंटेन करने के लिए होता है ये। एंड जैसे ना बहुत लोग ना अज्यूम कर लेते हैं एनकैप्सुलेशन का मतलब और कुछ नहीं है, कि अपने सारी की सारी प्रॉपर्टीज को ना प्राइवेट सेट कर दो और ना उनके ना गेटर्स एंड सेटर्स ऐड कर दो। मतलब बहुत लोग को ऐसा इसलिए लगता है कि आप बहुत बार ये सेम चीज कर रहे होते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या करा, बैलेंस को मैंने प्राइवेट सेट कर दिया, और मैंने डिपॉजिट और गेट बैलेंस के थ्रू इसको मैं अपडेट कर रही हूँ, और यहाँ पे इसको मैं रीड कर रही हूँ। तो लोगों को लगता है गेटर्स एंड सेटर्स बनाना होता है, पर इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आप एक्सेस कैसे कंट्रोल कर रहे हो ना, वो होता है उसका मतलब, कि आप कैसे अपने सारे के सारे प्रॉपर्टीज का और मेथड्स का कैसे एक्सेस कंट्रोल कर रहे हो, एनकैप्सुलेशन उसके लिए होता है। नेक्स्ट आ गया आपका एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, कि हमने ऐसे अज्यूम करो कि ना एक ना मेरा ना कॉफी शॉप है, कॉफी शॉप में एक वेटर है, ठीक है, और मेरा एक शेफ है, करेक्ट। अब शेफ को तो पता होगा ना कि मुझे कॉफी कैसे बनानी है, या फिर शेफ जो एक कॉफी मशीन, अगर मान लो वो खुद नहीं बना रहा है, वो मशीन यूज कर रहा है, तो मशीन को पता होना चाहिए ना कॉफी कैसे बन रही है। क्या मेरे वेटर को पता होता है? नहीं पता होता, राइट। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है, कि ना मैं ना अपना ना जो भी सारे इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है ना, मैं सिर्फ उन्हीं को ही एक्सपोज करूँ जिनको वो रिक्वायर्ड है। जिनको वो रिक्वायर्ड नहीं है उनको वो सारे इन्फॉर्मेशन एक्सपोज करने का कोई पॉइंट नहीं है। उससे क्या होता है, एक तो ना आपका ना लॉजिक लीक होने लग जाता है, कि यार उस लॉजिक को अगर मान लो मैं ऐसे बना दूं कि वेटर को भी पता है कॉफी कैसे बनती है, पहली बात वो उसके लिए बहुत बिल्कुल ही यूजलेस इन्फॉर्मेशन है टू नो। सेकंड हो सकता है कि यार देयर इज सर्टेन बिजनेस लॉजिक एंड इन्फॉर्मेशन जो ना शायद सबको नहीं पता होना चाहिए, रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो वो भी आपकी एक्सपोज हो जाती है। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है, जैसे कि ना कॉफी मशीन मेरा कोई क्लास होगा, उसके अंदर ना मैंने बना रखा होगा मेक कॉफी, एक मैंने मेथड एक्सपोज कर दिया। अब उस मेक कॉफी को पता है कैसे बनना है, तो अगर मान लो मेरा कोई वेटर यूज कर रहा है ना, इसको वेटर अगर इस कॉफी मशीन वाले ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा है ना, तो उसको बस ये मेथड कॉल करना है। उसको ये जानने का जरूरत नहीं है कि मेक कॉफी के अंदर वो कॉफी बन कैसे रही है, करेक्ट, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन उस कॉफी मशीन को पता है कि यार कॉफी बनती कैसे, करेक्ट। इससे फायदा क्या होता है, कि एक तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। हर एक क्लास को सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स को ही देखना रहेगा, कि ठीक है मुझे क्या करना है, कैसे करना है। उसको हर एक क्लास और ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन जानने का रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि एक शेफ को पता है उसको खाना कैसे बनाना, वेटर को पता है कि उसको गेस्ट से कैसे बात करनी है, उसको कैसे सारी के सारी टेबल्स पे काम करना है, वो उसको पता है। दोनों को एक दूसरे के रोल के बारे में जानने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्शन ना इस चीज के लिए हेल्प करता है। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है, वो बोलता क्या है, कि एक्सपोज ओनली व्हाट यूजर्स नीड वाइल हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। जैसे कि वेटर को बस इतना पता रहना चाहिए कॉफी बनाने के लिए मुझे कॉफी मशीन चाहिए, इसके ऊपर उसको अंदर का जानने की जरूरत नहीं है वो बन कैसे रही है। इसी का मतलब है कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स आप हाइड कर दो, इसको बस जितनी इनफ इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए सिर्फ उतना बताओ। इससे बेनिफिट्स क्या होता है, आप क्लीनर एपीआईज बनाते हो, लूज कपलिंग रहती है, ईजियर मेंटेनेंस रहती है। कल को अगर मान लो मेरे को कॉफी मशीन से कॉफी बनाने की जगह शेफ से कॉफी बनवानी है, तो मेरा लूजली कपल रहेगा, मैं एक शेफ का एक्सपोज कर दूंगी जो कि डॉट मेक कॉफी कर रहा होगा, एंड वेटर सिर्फ इस शेफ वाले ऑब्जेक्ट को यूज करके काम कर सकता है। इससे एग्जैक्टली होता क्या है,
कि यूजर ओनली केयर्स अबाउट व्हाट एंड नॉट हाउ। उसको बस ये पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, लेकिन वो हो कैसे रहा उसको जानने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये था आपका एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आता है आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या बोलता है? वन क्लास इनहेरिट्स अदर क्लास प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स। जैसे कि मेरे पास ना एक व्हीकल है, करेक्ट। अब व्हीकल कार भी हो सकती है, वो स्कूटर भी हो सकता है, वो एक बाइक भी हो सकती है। इन सब की ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे सबका एक नंबर होगा या फिर उसका कुछ रजिस्ट्रेशन का कुछ होगा। मल्टीपल ऐसे प्रॉपर्टीज एंड मल्टीपल उसके मेथड्स ना कॉमन हो सकते हैं। तो इंस्टेड में सबकी एक क्लास बनाऊं अलग अलग से एंड सबके में कॉमन कॉमन चीजें वापस वापस लिखूं, उससे बेटर क्या है, मैंने क्लास बना दी व्हीकल। इसके पास ना सारा वो कॉमन चीजें हैं जो हर व्हीकल में होना रिक्वायर्ड है। अब क्या है, मैं इस क्लास को ना एक्सटेंड कर सकती हूँ। जैसे मैंने क्या लिखा है, क्लास कार एक्सटेंड्स व्हीकल। तो इस व्हीकल की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी ना, वो इस कार में भी एप्लीकेबल होंगी एंड ये कार कुछ अपनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और ऐड कर सकता है, करेक्ट। सिमिलरली मैं एक क्लास बना सकती हूँ बाइक, जिसको मैं एक्सटेंड करूंगी व्हीकल से। तो क्या है, बाइक के पास भी व्हीकल्स की प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर बाइक को अपनी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऐड करनी रहेंगी ना, तो वो भी कर सकता है। उससे क्या है, कल को अगर मान लो कुछ एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कोई नया लॉ निकाला जो कि सारे व्हीकल्स पे एप्लीकेबल है, तो अगर हम इस तरीके से नहीं जाएंगे ना, तो क्या होगा, मेरे को हर एक क्लास में जा जाकर ना वो ऐड करना पड़ेगा। बट अगर हम इस तरीके से जाएंगे ना, मुझे पता है अगर इफ इट इज एप्लीकेबल टू ऑल, तो मैं उसको सिर्फ क्लास व्हीकल में ऐड कर सकती हूँ एंड ऑटोमेटिकली वो हर जगह ऐड हो जाएगा। तो इससे क्या क्या हुआ, एक तो मेरे को कोड रियूजेबिलिटी मेरी बढ़ गई। दिस ऑल्सो प्रमोट्स अ हायरार्किकल मॉडल, क्योंकि इसमें मेरा हायरार्की कैसे बन गई, मेरे पास एक व्हीकल है, व्हीकल मेरा क्या क्या हो सकता है, कार है, बाइक है, स्कूटर है, ये सारे मेरे व्हीकल्स हैं। तो हायरार्किकल मॉडलिंग इससे हमारे उधर प्रमोट होती है। एंड थर्ड इज एनेबल्स पॉलीमॉर्फिज्म। एक बार नीचे पहले बढ़ते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, उससे आपको समझ आएगा कि ठीक है यार, इस बिहेवियर से ना मेरा पॉलीमॉर्फिज्म कैसे बन रहा है। एंड ये क्या बोल रहे हैं कि इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट्स इज अ रिलेशनशिप। जैसे कि कार इज अ व्हीकल, बाइक इज अ व्हीकल, स्कूटर इज अ व्हीकल। तो जो मेरी क्लास एक्सटेंड कर रही होती है पेरेंट क्लास को, उस पेरेंट क्लास के साथ उस क्लास का एक इज अ रिलेशनशिप होता है। ऐसे आप समझोगे क्या, मुझे ना कब इनहेरिटेंस लगानी है। तो ये था आपका इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, सेम इंटरफेस है बट डिफरेंट बिहेवियर है। बेसिक इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, जैसे कि ना मैंने इसको हम मेथड ओवरलोडिंग से करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक क्लास है जो कि ना हर तरीके के ना एडिशन संभालती है। तो मैंने उसमें ना जैसे ना 3 या एडिशन के मेथड्स दे दिए। एक मेथड है जो कि 2 इंटीजर्स को ऐड करता है, एक मेथड है जो डबल वैल्यूज को ऐड करता है, और एक है जो कि मेरे पास 3 इंटीजर्स को ऐड करता है। ठीक है, तो ये क्या है मेरा, इन सबका मेथड का नाम सेम है, लेकिन वो डिफरेंशिएट किससे हो रहा है, अपने पैरामीटर्स से हो रहे हैं, करेक्ट। तो कंपाइल टाइम पे उसको पता होगा कि यहाँ पर अगर मेरे पास 3 पैरामीटर्स आ रहे हैं, तो 3 इंटीजर पैरामीटर्स आ रहे हैं, तो ये वाला मेथड कॉल होगा। या फिर अगर उसको कंपाइल टाइम पे पता होगा कि मेरे पास 2 डबल वाले आ रहे हैं, तो ये मेथड कॉल होगा। तो कंपाइल टाइम पर ही उसको पता होगा कि ना मेरे को कौन सा मेथड कॉल करना है। उन सबका नाम सेम है क्योंकि सब ऐड ही कर रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंट चीजों को ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए पैरामीटर के बेसिस पे वो चेंजेस, इसको मेथड ओवरलोडिंग भी बोलते हो। वाई इज इट कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग, क्योंकि सारे के सारे मेथड्स का नाम सेम है। इट इज जस्ट द पैरामीटर्स विच आर क्रिएटिंग अ डिफरेंस। इसका बेनिफिट क्या है, वही सेम, क्लीनर एपीआईज एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट होता है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, हमने अभी ऊपर क्लास में देखा था ना, क्लास मेरा पॉलीमॉर्फिज्म भी इनेबल करता है। तो ये देखते हैं। अब जैसे कि ना मेरे पास ना एक क्लास थी पेरेंट विच वॉज योर एनिमल। अब एनिमल कौन से सकते हैं, एनिमल हो सकता है मेरा डॉग, हो सकता है काउ, हो सकता है कैट। अब ना सारे एनिमल साउंड क्रिएट करते हैं, राइट। तो एनिमल के अंदर ना एक मेथड होगा साउंड कि उनकी साउंड क्या है। अब डॉग की साउंड अलग है, काउ की साउंड अलग है, कैट की साउंड अलग है। तो जो मैंने इनके जो मैं क्लासेस बनाऊंगी ना, डॉग, काउ और कैट, इनके मैं साउंड ना अलग अलग से इम्प्लीमेंट करूंगी।
तो क्या होगा मेरा, वो सबका मेथड होगा सेम। डॉग का मैं अलग साउंड रख सकती हूँ, काउ का मैं अलग साउंड रख सकती हूँ, कैट का मैं अलग साउंड रख सकती हूँ। तो मेरे को ये कंपाइल टाइम पर नहीं पता चलेगा कि भाई मेरा कौन सा हो रहा है, क्योंकि रन टाइम पे मेरे पास जिस क्लास का इंस्टेंस आ रहा होगा ना, उसका डॉट साउंड कॉल हो रहा होगा। तो ये चीज मेरे को कंपाइल टाइम पे नहीं पता चलेगी, ये सब मेरे को रन टाइम पे पता चलेगा कि मेरा कौन सा वाला कॉल होना है। इसके बेनिफिट्स क्या है, पहला है एक्सटेंसिबिलिटी, सेकेंड है आपका ओपन क्लोज प्रिंसिपल। अगर आपने पहले सारे सॉलिड प्रिंसिपल्स की अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आप एग्जैक्टली समझ पाओगे कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल कैसे, इससे आपको इसमें बेनिफिट मिलता है, कैसे इसका यूज होता है। अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर मैं इसको यहाँ पे लिंक कर दूंगी। तो पॉलीमॉर्फिज्म आपका ये बेसिकली क्या, इससे हमारा क्या हो रहा है कि आप रीयूज कर पाते हो कॉमन फंक्शनैलिटी को, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या है कि ना यार, मेरे को ना जैसे अभी हमने ऊपर एनिमल देखा ना, तो मेरे को पता है कि ना मेरे पास एक एनिमल है और वो एक साउंड निकालेगा, लेकिन मेरे को पता है कि यार दिस इज अ कॉमन थिंग जो सारे एनिमल्स के पास होगी, विच इज अ साउंड, बट कैसी साउंड होगी दैट इज नॉट कॉमन टू ऑल। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको ना बस एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देते हैं। हम बस यहाँ पे ना उसको डिफाइन कर देते हैं कि ये एक मेथड होना रिक्वायर्ड है, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। इम्प्लीमेंट जो होगा वो उस क्लास में होगा जो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाले मेथड को एक्सटेंड कर रहा होगा, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट वॉइड। आप अगर आगे एक एब्स्ट्रैक्ट अगर कीवर्ड लगा दोगे, उससे आपका वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाता है। आपको फिर उसको डिफाइन करने की नीड नहीं रहती, आप उसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो। तो अ मेथड विद नो इम्प्लीमेंटेशन इज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एंड इससे क्या होता है, इट फोर्सेस सब क्लासेस टू प्रोवाइड देयर ओन इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर मैं एक डॉग या फिर कैट या काउ को अगर मैं एक्सटेंड करवाऊंगी एनिमल से, तो वो फोर्स्ड होंगे अपना डॉट साउंड वाले को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये था आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, अब जैसे मैंने अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया ना, तो अब वो ना टेक्निकली, अगर जैसे ये ले लेते हैं, अगर मेरी पेमेंट क्लास है, मेरे को पता है वैलिडेट कैसे करना है, तो ये मैंने पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया। पर मेरे को है पे ना करने के अलग अलग तरीके हैं। मेरा यूपीआई में अलग होगा, क्रेडिट कार्ड में अलग होगा, सबका अलग तरीका होगा। तो मैंने उसको सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने वहां पर एक्सपोज करा। तो अब ना जो मेरी बेस क्लास है ना, इट इज माई पार्शली इम्प्लीमेंटेड बेस क्लास, क्योंकि इसको नहीं पता पे मुझे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, करेक्ट। इसके मैं ना डायरेक्टली इंस्टेंसेस क्रिएट नहीं कर पाऊंगी, मुझे किसी और क्लास से पहले इसको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, इसके मेथड को इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा, ओनली देन मैं इसके इंस्टेंसेस क्रिएट कर पाऊंगी। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि व्हेन सब क्लासेस शेयर इम्प्लीमेंटेशन बट डिफर इन सेम सम बिहेवियर्स, कि कुछ तो उसका इम्प्लीमेंटेशन सेम है लेकिन कुछ उसके बिहेवियर्स अलग हैं, तो आप उसको एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू आप उसको एक्सपोज करते हो, ताकि वो सेम चीजें, कॉमन चीजें भी अपना यूज कर पाए, बट वो अपना यूनिकनेस भी ऐड कर पाए। अब इसके बेनिफिट्स क्या है कि शेयर्ड कोड होता है, आप एक टेम्पलेट, वही जैसे आप टेम्पलेट एनफोर्स कर पाते हो कि यार आपको पे हमेशा आपको इस मेथड को डिफाइन करना ही पड़ेगा, एंड इसमें डुप्लीकेशन नहीं होता, क्योंकि आपको जो आपके सेम है मेथड्स वो तो आप वहां पर डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे वैलिडेट है, बट जो नहीं है आप उसको आप एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो। तो दिस इज योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नेक्स्ट इज योर इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है मेरा, वो भी ना एक कॉन्ट्रैक्ट है। इंटरफेस के अंदर ना हम कोई भी अपना इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं मेथड, वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बताता है कि यार मेरे को ना ये सारे मेथड्स चाहिए। जैसे कि अगर मान लो ना मेरे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, अगर सब में ही ना मेरे को पता है मैं पे कर सकती हूँ, मैं कुछ अमाउंट ले सकती हूँ, विड्रॉ कर सकती हूँ, या मैं अपना बैलेंस चेक कर सकती हूँ, लेकिन ना सबका ये करने का तरीका अगर मेरा अलग है ना, तब उसका एक इंटरफेस बना लो। तो क्या, एक इंटरफेस इज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट दैट स्पेसिफाइज व्हाट अ क्लास मस्ट डू। यहाँ पर सिंपल ये मैंने एक इंटरफेस बनाया जो कि वॉइड पे है, कि अब मेरा जो भी मेरा कोई क्लास इस इंटरफेस को अगर इम्प्लीमेंट कर रही होगी ना, उसको उसके सारे ये मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी होगा। इससे मेरे को बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, लूज कपलिंग हो जाती है, एक तो टेस्टिंग ईजी हो जाती है, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे जो जो सारे क्लासेस इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको पेमेंट को अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उनको सारे उसके मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है। तो आपको टेस्टिंग ईजी हो जाता है, आपको पता है कि यार मेरे पास इन सारी क्लासेस के बाद जो, जैसे अगर मान लो क्रेडिट कार्ड है तो मुझे पता है अब इसके पास मेरे पास डॉट पे मेरे को मिल जाएगा, तो आप इजीली अपने टेस्ट केसेस वगैरह लिख सकते हो।
सेकेंड है मल्टीपल इनहेरिटेंस बिहेवियर, तो एक क्लास ना मल्टीपल क्लासेस को भी इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो अगर मान लो वो 3 क्लासेस को इम्प्लीमेंट कर रही है तो वो तीनों के सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेगी, तो ये भी हो जाता है। इससे ना मेरा डीकपल हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम कंज्यूमर्स, कि मेरा इम्प्लीमेंटेशन क्या है वो मेरा एकदम ही डीकपल्ड फॉर्मेट में रहता है। तो दिस इज, अब क्या है मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तो मेरा कुछ चीज कॉमन था तो मैंने कुछ चीजों की इम्प्लीमेंटेशन डाल रखी है, बट मेरा कुछ चीज उसका प्रॉपर्टी है कि ठीक है सब पे करेंगे लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है तो मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रखा है। इंटरफेस में क्या है कि यार मेरे ना सारे के सारे ही इम्प्लीमेंटेशंस डिफरेंट होंगे, तो इस वजह से मैंने एक इंटरफेस बना दिया उस चीज का। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में ये डिफरेंस हो गया। एंड मेरी एक नॉर्मल क्लास में क्या फर्क है, एक नॉर्मल क्लास ऐसे जैसे कि ऊपर हमने देखा था यूजर की मेरी एक क्लास हो सकती है, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं उस यूजर को ना इस क्लास का मैं एक इंडिविजुअली भी अपने में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकती हूँ। अब हो सकता है कि इसका कुछ और फर्दर मेरे को चाहिए हो कि यार मेरे को एक एम्प्लॉय अलग से चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया एम्प्लॉय एक्सटेंड्स यूजर, तो मैं उसमें कुछ यूजर वाली चीजें भी यूज कर लूंगी सारी और एम्प्लॉय की कुछ स्पेसिफिक चीजें भी ले आऊंगी। तो इसमें जो मेरा क्लास है ना ही ये मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना ही मेरा ये इंटरफेस है, ये एक अपने में भी एक स्टैंड अलोन क्लास है जिसको आप अलग से इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो और आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के और आप इंटरफेस के आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स नहीं, आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट्स आप नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि देयर इज सर्टेन इम्प्लीमेंटेशन विच इज रिक्वायर्ड टू बी डन, जो कि आपकी सब क्लास में होगी। अब जो मेरे पास नेक्स्ट है वो यही आ गया है कि मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है वो क्लासेस दैट आर क्लोजली रिलेटेड, जैसे कार बाइक ट्रक, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें मेरी कॉमन है बट कुछ चीज उनकी स्पेसिफिक अपनी इंप्लीमेंटेशन खुद होनी है। अब इसमें क्या है, दे शेयर स्टेट और कॉमन इंप्लीमेंटेशन जैसे अभी हमने डिस्कस करा। एंड आप ये तब यूज करते हो आपको डुप्लीकेट कोड नहीं रखना होता। सेकेंड जो आपका इंटरफेस है वो क्या है, क्लासेस ओनली शेयर बिहेवियर एंड नो कॉमन इम्प्लीमेंट, उनको सिर्फ पता है कि यार मैं पे कर सकता हूँ या मैं बैलेंस चेक कर सकता हूँ, लेकिन उन सबका इम्प्लीमेंटेशन अलग है, इससे आपकी लूज कपलिंग भी हो जाती है। ये था आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेस इंटरफेस। अब ना इसमें ना आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर आपको ना शेयर्ड इम्प्लीमेंटेशन चाहिए तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करो, और अगर आपको एक सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जिसमें आपको बस इम्प्लीमेंटेशन है तो आप इंटरफेस यूज करो। अभी आपका आ जाता है लास्ट विच इज एक्सेस स्पेसिफायर्स। हम ऊपर पढ़ रहे थे ना कि हमको इनकैप्सुलेशन के लिए हम डिफरेंट एक्सेस हम कंट्रोल करते हैं कि मेरे इन प्रॉपर्टीज का है मेथड्स का एक्सेस कैसे रहने वाला है। तो एक बार देख लेते हैं कौन से एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। यहाँ पे मैं जावा के बेसिस पर बता रही हूँ। हम यहाँ पर हमारे पास 4 एक्सेस स्पेसिफायर है। एक है मेरा पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट। तो अगर मान लो आप किसी भी प्रॉपर्टी को या मेथड को अगर आप पब्लिक डिक्लेयर करते हो तो वो अपनी जिस क्लास में डिक्लेयर्ड है उसमें तो एक्सेसिबल होती है, जिस पैकेज में वो क्लास आता है उस पूरे पैकेज में भी होती है। अगर मान लो उस क्लास को कोई और क्लास अगर इनहेरिट कर रही है तो सब क्लास में भी होती है, एंड वो बाकी सारे मतलब अपने पैकेज के अलावा भी हर पैकेज में एक्सेसिबल होती है। तो एज द वर्ड सजेस्ट पब्लिक, वो जो मेरे प्रॉपर्टीज हैं या फिर वो जो मेरी मेथड्स हैं या वो जो मेरा क्लास है वो हर जगह एक्सेसिबल है। वेयर एज प्रोटेक्टेड जो है वो अपने खुद में तो एक्सेसिबल होगी, सब क्लास में भी होगी, अपने पैकेज में भी होगी, लेकिन वो अपने पैकेज से बाहर कहीं भी एक्सेसिबल नहीं होगी। डिफॉल्ट जो है वो अपनी क्लास के विद इन और अपने ही पैकेज में एक्सेसिबल होती है, वो ना ही सब क्लास के पास होगी और ना ही किसी और पैकेज के पास एक्सेसिबल होगी। और प्राइवेट जो होता है वो सिर्फ अपने क्लास के पास ही एक्सेसिबल होता है। अगर मैं उसको किसी सब क्लास में एक्सेस करना चाहूँ तो नहीं है पॉसिबल, वैसे किसी और पैकेज में अपने खुद के पैकेज में कोई और एक्सेस करना चाहूँ तो वो भी पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने एक प्राइवेट का एग्जाम्पल देखा भी था। यहाँ पे बैंक अकाउंट में मैंने बैलेंस को प्राइवेट बना दिया था ताकि सिर्फ इस क्लास के अंदर एक्सेसिबल हो। तो बैंक अकाउंट के अंदर तो मैं इस बैलेंस को यूज कर पा रही हूँ राइट, लेकिन अगर मान लो इस बैंक अकाउंट को मैं किसी और क्लास से एक्सटेंड करवाऊंगी या किसी और पैकेज में यूज करूंगी या अपने पैकेज में यूज करूंगी तो मैं डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर पाऊंगी, मैं इनको यूज कर पाऊंगी क्योंकि सारे पब्लिक डिक्लेयर्ड है, तो मैं इनके थ्रू बैलेंस को एक्सेस कर रही होंगी। तो इससे आपका डेटा प्रोटेक्शन एंड वैलिडेशन होता है। तो ये थे आपके एक्सेस स्पेसिफायर्स।
तो ये हमने क्विक फटाफट से हमने एक ब्रश अप कर लिया अपने सारे ऊप्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में। अब हम आगे इसको अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे।